हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैंने आपको टॉप 100 की सीरीज बताई थी, ठीक है। टॉप 100 में मैंने कहा था कि हिस्ट्री के 3 पार्ट, मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। 3 पार्ट ये हो गए आपके। इसके अलावा भूगोल, पॉलिटी और ईवीएस और इसके अलावा साइंस, ठीक है। ये 7 जो टॉपिक हैं, इनके ऊपर मैंने कहा था 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और 3 बुक्स है, एक आपका ल्यूसेंट, एक घटना चक्र और एक है एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। तीनों को सामने रख के मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन सबके बनाए हैं, ठीक है। मतलब बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूरा आपका इन तीनों बुक्स का निचोड़ है, ये मान के चलिए। और इसमें देखिए संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है सभी लगभग इसमें रख लिए गए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब समय बहुत कम बचा है, अगर आप लोग की तैयारी नहीं भी अच्छे से है तो इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें काफी समय दिया है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक दिन छोड़, कल छोड़ के परसों इसका मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका तीसरा पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका पॉलिटी, फिर भूगोल, फिर विज्ञान, इस तरीके से आपके सातों कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश है कि 10 तारीख से पहले आपके ये सारे जो 700 क्वेश्चन है ये पूरे कंप्लीट करा दिए जाएं, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें रखे गए हैं और लास्ट में आप लोग वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि कैसी रही वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण मध्यकालीन भारत मतलब मिडिवल हिस्ट्री जितनी भी है वो सभी इसमें रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉप 100 हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? वो भी मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। मतलब अगर पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तब भी आपका होगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1024-25 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीम प्रथम, ठीक है, भीम प्रथम था। और प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था, ठीक है। तो और महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन उसका इरादा सिर्फ यहाँ लूटपाट करना था और मतलब यहाँ कोई साम्राज्य अपना स्थापित करना नहीं था, ठीक है। तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो लूटपाट था, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नीचे लिख भी दिया है, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए और जितनी देर 30 मिनट की ये वीडियो होगी, अगर आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा 45 मिनट लगेगा। पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं जो चीज आपको ना पता हो। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए जो प्रथम युद्ध था, ठीक है, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। लेकिन ये दोनों जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए थे। 1191 में प्रथम, 1192 में द्वितीय। और चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ था और वो कन्नौज के शासक जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी ही विजय हुआ था, ठीक है। इसमें जयचंद को पराजय मिली थी, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पे रखते चलना है। कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्को, हाँ, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मतलब सिक्कों पर देवी देवी जो लक्ष्मी है उनकी प्रतिमा थी सिक्कों पर, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण के दौरान विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। नेक्स्ट है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों का नष्ट किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक वो लाहौर में किया गया था और यही इसकी राजधानी थी। और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को।
आगे देखिए, भारत की प्रसिद्ध कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये आपकी करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, लाइन से सभी चीजें आपके, अभी मुगल तक सारी चीजें लास्ट तक पूरा मध्यकालीन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया है? ठीक है, इल्तुतमिश ने 40, तो कौन सा किया था? तुर्कान चहलगामी। और तुर्कान चहलगामी जो है वो बलबन ने तुर्कान चहलगामी को समाप्त भी कर दिया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने समाप्त कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहा जाता है। और इक्ता व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी, ठीक। इक्ता व्यवस्था जो है वो भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, ठीक। नेक्स्ट है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे करवा दिए जाएंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा से पहले 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू भी करवा दूं, और कोशिश करूंगा वो थोड़े इससे अलग हो, जिससे जितना भी आपका छूट रहा होगा वो सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। और देखिए, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, सिजदा एवं पैबोस प्रथा स्टार्ट की थी, और इसके अलावा पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज भी बलबन द्वारा शुरू किया गया था, मतलब इसको मनाना, ठीक है, नवरोज। और किसका ये त्योहार होता है? पारसियों का। गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, और इसकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुर्स्प, ठीक है। सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसने धारण की थी, सिकंदर ए सानी या फिर द्वितीय सिकंदर के, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर इसके दक्षिण के जो अभियान थे उसका सेनापति था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही ऐसा किया था, जिसने नगद वेतन के साथ में स्थायी सेना का संगठन किया था, इसने स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन के और कार्य क्या थे? घोड़े दागने की प्रथा भी इसने स्टार्ट की थी, हुलिया प्रथा भी इसने स्टार्ट की थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने सर्वप्रथम स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, वो इसमें किसी वजह से जो नंबर्स हैं वो लिख नहीं पाए थे। अब ये 13वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, और इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किसे विद्वान मूर्ख कहा जाता है? ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी जल्दबाजी में लिखी है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में किसे विद्वान मूर्ख कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देवगिरी का नाम दौलताबाद किया था, और दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ कर दी थी? दौलताबाद कर दी थी, और फिर बाद में अपने इस प्लान को उसने रिवर्स किया था, मतलब फिर से लौट आया था दिल्ली की तरफ, तो इसमें काफी उनका नुकसान हो गया था, इसीलिए इसको विद्वान मूर्ख कहा जाता है, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विकास हेतु अमीर कोही इसने एक विभाग की स्थापना की थी, अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास हेतु अमीर ए कोही, ये भी क्वेश्चन आता है, अमीर कोही विभाग किसने स्टार्ट किया था? और सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। मोरक्को निवासी जो इब्न बतूता है, ठीक है, इब्न बतूता जो निवासी इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, और इसने कौन सी किताब लिखी है? किताबुर रहला या फिर रहला किताब इसी ने लिखी है, ठीक। और ये आया किसके शासनकाल में था? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक। नेक्स्ट है, दौलत खां को हराकर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर सैयद वंश। और एकमात्र सिया शासक दिल्ली सल्तनत में एकमात्र जो सिया शासक था वो था सैयद वंश, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, और सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा किसी ने अगर शासन किया है वो बहलोल लोधी ही था, जिसने 38 वर्ष शासन किया, ठीक। इसके बाद किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था, और भूमि की माप के लिए उसने गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया था,
ठीक, एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो वो देखिए देखिए जो कविताएं लिखता था वो गुलरुखी के नाम से लिखता था। ठीक है, और प्रथम फारसी ग्रंथ जो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना है वो भी सिकंदर लोदी ने ही की थी। ठीक, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, वर्ष 1518 में लड़े गए युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो 1518 में जो युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया था इनको। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जीते कौन थे? बाबर जीते थे, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का भी। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत यहीं से समाप्त हो गया। ठीक, आगे सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? तो उलेमा को दस्तार बंदार कहा जाता था। अमीर खुसरो, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है, और तबला तथा सितार का प्रचलन भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक, अगर आविष्कारक पूछा जाए कि इनका तबला तथा सितार का किसने किया था, तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो तथा निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। कब कब की थी? 1336 ईस्वी में। कृष्ण देवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। कृष्ण देवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। ठीक है, तो जो चीज आपको ना समझ में आ रही है उसको नोट करते जाइए। ठीक है, कॉपी लेके बैठा करिए, कॉपी पेन लेके। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो वो था हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, तालीकोटा रक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया फतवा ए जहांदारी में। ठीक है, फतवा ए जहांदारी में एक आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस वाद्य यंत्र को माना जाता है? जिसमें हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण, तो ये सितार को माना जाता है। सितार को माना जाता है सबसे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलवार तथा नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का मतलब प्रारंभ किया था इन लोगों ने। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश प्रचार हेतु हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो ऐसे भक्ति संत कौन थे? रामानंद थे, और जो कबीरदास जी के गुरु थे। ठीक है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वैष्णव। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, इनमें से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये रामानुजाचार्य। ठीक है, ठीक, इसके प्रवर्तक। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के बल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य, बीजक के रचयिता कबीरदास, और द्वैतवाद के माधवाचार्य। ठीक है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, पूरी चांस है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ननकाना साहिब तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, तलवंडी कहाँ स्थित है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में है। सिख धर्म की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने की थी। दक्षिण भारत में अब देखिए नयनार कौन होते हैं? जो नयनार संत हैं वो कौन होते थे? तो दक्षिण भारत में जो शिव भक्त होते हैं, शिव भक्त जो संत होते थे उनको नयनार कहा जाता है, और उनकी संख्या थी 63। संख्या भी अक्सर पूछ दी जाती है। तथा जो विष्णु भक्त संत थे उनको अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। ठीक, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जी 2 शासकों के समकालीन थे, एक अकबर और दूसरे जहांगीर। और इसी तरीके से भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, 35 क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? उत्तर है देवा शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ के पड़ोस का ही जिला है बाराबंकी। ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैंने बता दिया। ठीक है, देवा शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। किसकी मजार है? हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, काफी फेमस है। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, लगभग लोगों को पता ही होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है।
शेख उल हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेख उल हिंद के नाम से शेख सलीम चिश्ती मतलब फेमस है। नेक्स्ट है बारह मासा के रचयिता कौन है? तो बारह मासा के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद करवाया था वो करवाया था दारा सिकोह ने, जो कि औरंगजेब का भाई था, ठीक है। और सिर ए अकबर के नाम से जो उपनिषद है उनका फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह ने करवाया था। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। जो श्रृंगेरी पीठ है वो शिव से संबंधित है, भगवान शिव से, मैसूर में है, मतलब मैसूर कर्नाटक में है। शारदा पीठ ये कृष्ण से संबंधित है, ये द्वारिका गुजरात में है। गोवर्धन पीठ ये बलभद्र व सुभद्रा से संबंधित है और ये पुरी उड़ीसा में है। और ज्योतिष पीठ जो है ये विष्णु जी से संबंधित है, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर 40वां, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो ये फरगना मतलब जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहां का निवासी था। और अक्सर ये पूछा जाता है बाबर का मूल नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये राणा सांगा तथा आलम खान ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, 1526 में जो हुआ था, इसी में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इसमें इन्होंने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। और ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो ये खानवा के युद्ध में दिया था और ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी, बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उसमें सब में लगभग बाबर की ही जीत हुई थी। 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध हुआ था और गाजी की उपाधि भी धारण की थी इसी युद्ध के बाद, ठीक। बाबर ने अपनी कथा किस नाम से लिखी? तो बाबर ने अपनी जो कथा है वो तुझ के बाबरी या फिर बाबरनामा लिखी थी, जो कि तुर्की भाषा में थी, ठीक है। चंद अब इनके जो 2 और युद्ध बचे हैं वो, एक है आपका, देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और फिर जो 26 में हो गया, 27 में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, 28 में इन्होंने चंदेरी का और 29 में घाघरा का युद्ध। लगातार इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे और चारों ये जीते थे, ठीक है। 28 में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था, 29 में महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। नेक्स्ट है, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो ये है, इसका आंसर होगा कलंदर के नाम से, कलंदर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो देखिए चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, और इसके बाद से ही शेरशाह सूरी दिल्ली का सुल्तान बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था? ठीक है, तो ये बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में, ठीक है, इसमें भागना पड़ा था। फिर है, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था हुमायूं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना? तो ये सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु भी काफी पूछी जाती है। ये दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर ये गिरे थे और उसमें ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में, ठीक। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है शेरशाह सूरी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत जल्दबाजी में लिख गया, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, ठीक, फरीद, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते थे? अधिकारी को क्या कहते हैं? जो भू राजस्व की वसूली की निगरानी करते थे ऐसे अधिकारियों को मुंसिफ या आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, पट्टा तथा कबूलियत की जो प्रथा है वो भी शेरशाह सूरी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम किसने चलाए थे? तो ये शुरू किए थे शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शुद्ध चांदी का जो रुपया है वो भी शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और तांबे का जो दाम है वो भी शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन है शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कालिंजर में, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, और अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर पंजाब में, ठीक है।
नेक्स्ट है, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उनके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो अपने संरक्षक को दी थी खाने खाना की उपाधि। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये अकबर तथा हेमू के मध्य 1556 ईस्वी को हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था दहसाला बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था तोंडरमल ने। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है दहसाला बंदोबस्त से संबंधित। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो ये रज्मनामा, मतलब रज्मनामा के नाम से किया गया और इसका जो अनुवाद किया है वो फैजी और बदायूनी ने किया है। ठीक है। अक्सर बदायूनी का ही ऑप्शन में आता है, तो फैजी या बदायूनी में से कोई भी हो तो आप लोग उसको लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक के ने किया है? तो ये किया था अबुल फजल ने, अमेरिका की खोज का उल्लेख। नेक्स्ट है, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास और तानसेन का जो नाम था वो था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो सीरी, ये अब्दुस मद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। नेक्स्ट है, लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती जो भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है गणित की पुस्तक, ठीक है, उसका फारसी में अनुवाद किया है फैजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, फैजी कौन? अबुल फजल के जो भाई थे ये। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? तो जरी कलम की ये मोहम्मद हुसैन को प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो अबुल फजल की हत्या करवाई थी जहांगीर के द्वारा, मतलब करवाई गई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो यह था मेहरुन्निसा, या फिर मेहरुन्निसा को और किस नाम से जाना जाता है? तो नूरजहां। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य में जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो यहाँ पे दो लोगों का नहीं है, एक बाबर का मकबरा है वो काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? किस अंग्रेज को भेजा था? तो वो विलियम हॉकिंस था और इसको इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी और किसके द्वारा? तो ये दी गई थी विलियम हॉकिंस को और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर जो है वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। नेक्स्ट है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया नूरजहां के द्वारा और एतमादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। ठीक है। मरियम उज जमानी का मकबरा ये जहांगीर ने बनवाया था। ठीक। मयूर सिंहासन मतलब तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था शाहजहां द्वारा और शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो, इनको ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दे दिया कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। ठीक। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी दारा सिको और इसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दारा सिको किसका दारा सिको शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? किसके शासनकाल के अंतर्गत थे? तो ये औरंगजेब के अंतर्गत थे सर्वाधिक हिंदू सेनापति। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो ये दो राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर इसको बीबी का मकबरा भी कह सकते हैं। औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, बीबी के मकबरे को। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे जय सिंह के साथ। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है वो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। ठीक। हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा नामक पुस्तक की जो रचना की वो गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट है, और देखिए सरंजामी भू राजस्व प्रथा है और इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी ये दो कर भी लगाए जाते थे मराठा जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें। ठीक है, सरदेशमुखी और चौथ दो कर लगाए जाते थे मराठों के समय में। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये रायगढ़ में स्थापित इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों तथा अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी हुआ था। ठीक है। फिर है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हसन गंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने, और वर्तमान में जो खगोलीय वेधशाला है उसी को जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें हैं, शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मजूमदार अमात्य होता था, सुमंत या दबीर विदेशी विभाग दरबारी होता था, पेशवा प्रधानमंत्री ये अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, चिटनीस सचिव पत्राचार विभाग का होता था, न्यायाधीश न्याय विभाग से संबंधित था, वाकियानवीस यह आधुनिक गृह मंत्री के समान इसका दर्जा था, पंडित राव धर्म व दान से संबंधित था, सेनापति या सरे नौबत ये सेना का प्रधान था। ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया, ये जो मजूमदार है ये वित्त मंत्री था। ठीक है, वित्त मंत्री था। ठीक है, मजूमदार। तो इस तरीके से आपके ये देखिए 100 क्वेश्चन हो गए हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे इसमें करवा दिए गए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर मत करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल निचोड़ है एक तरीके से 3 किताबों का। ठीक है, और जैसा भी आप लोगों का रिएक्शन रहेगा या आपका जैसा भी आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से जो अगली वीडियो है वो भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, एक दिन का कम से कम समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद मतलब इसको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं लिख लेता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।